नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में विज्ञान का वेटेज अधिक रहता है, चाहे आरआरबी एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, या बिहार स्टेट या बिहार टायर 3 और या जो टायर 4 आने वाला है, कोई भी एग्जाम। तो उन सब में जो है विज्ञान का वेटेज रहता है। और शिक्षक भर्ती में तो सब्जेक्ट ही होता है विज्ञान स्पेशली। तो दोस्तों, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सेशन तैयार किया गया है। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? क्या बोल रहा है इसमें दोस्तों? कूट फल होते हैं। तो दोस्तों, इसमें सेब जो है एक प्रकार का कूट फल है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन आपके फलों से उत्पन्न होते हैं। तनों से भी भोजन प्राप्त किया जाता है, पत्तियों से भी, जड़ों से भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भोजन फलों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। चावल का दाना क्या है? चावल का दाना दोस्तों एक बीजीय फल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी एक बीजीय फल सही हो जाएगा। जैसे आपका चना आपका द्विबीजीय होता है, और जब आप कभी भी चना को तोड़ेंगे तो वो बीज से दो पार्टों में टूट जाता है, तो उसे द्विबीजपत्री या द्विबीजीय फल कहा जाता है। लेकिन चावल जो है सिर्फ उसका केवल एक हिस्सा होता है, इसलिए उसे एक बीजीय फल कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों, नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। बीज किससे विकसित होता है? तो दोस्तों, बीज बीजांडों से विकसित होता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, बीजांडों से। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, वर्गीकी का जनक लीनियस महोदय को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु जी को कहा जाता है, और जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, सही हो जाएगा। वर्गीकरण की अवधारणीय इकाई है। तो दोस्तों, वर्गीकरण की अवधारणीय इकाई या आधारीय इकाई स्पीशीज है। स्पीशीज इसको बोलते हैं प्रजाति। विकल्प बी स्पीशीज एक विशेष प्रकार की जाति को कहा जाता है। कुल एक विशेष प्रकार की जाति के समूह को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो दोस्तों, आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आपके गेहूं ग्रेमिनी कुल के होते हैं। विकल्प सी सोलेनेसी कुल का पौधा होता है आपका आलू। विकल्प सी सही हो जाएगा। कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों, कपास आपका मालवेसी कुल से संबंधित है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, मालवेसी कुल से। तो दोस्तों, कपास किस कुल से संबंधित है, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो इसका जवाब हो जाएगा मालवेसी कुल से। वहीं आपका आलू सोलनेसी कुल से संबंधित है, गेहूं आपका ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। तो दोस्तों, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। बैगन किस कुल का पौधा होता है? तो दोस्तों, बैगन भी सोलनेसी कुल का पौधा होता है। और मालवेसी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है दोस्तों? कपास होता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, सोलनेसी। आम का वनस्पति नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है?
तो दोस्तों आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका है। विकल्प बी सही हो जाएगा। वहीं डोकस कैरोटा की बात करें तो दोस्तों डोकस कैरोटा गाजर का वनस्पतिक नाम है। तो विकल्प बी इज करेक्ट। दलहन पौधे संबंधित हैं। तो दोस्तों जितने दलहन का मतलब होता है दालों से, और दाल जो है लेगुमिनोसी कुल से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? जितने भी प्रकार की दालें आती हैं ये लेगुमिनेसी कुल से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और वहीं बात करें ग्रैमनी कुल की तो आपके गेहूं ग्रैमनी कुल से, आलू, बैगन और सब्जियां सोलेनेसी कुल से आते हैं। तो दोस्तों विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस है। क्या है दोस्तों? थियासाइनेंसिस। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। थियासाइनेंसिस चाय का वनस्पतिक नाम है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा एक प्रकार का शाक है। क्या है दोस्तों? शाक है। विकल्प बी सही हो जाएगा। शाक, शाक का मतलब होता है घास। विकल्प बी इज करेक्ट। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प कलिका। लौंग जो है शुष्क पुष्प कलिका होती है, उसी से प्राप्त की जाती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों फूल गोभी के पौधे का पुष्प क्रम खाया जाता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो दोस्तों उसका पुष्प क्रम खाया जाता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो दोस्तों पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो दोस्तों जड़ों से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर दोस्तों बीजों से प्राप्त होगा। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। कॉफी दोस्तों बीजों से प्राप्त की जाती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? दोस्तों मानव निर्मित धान्य आपका ट्रिटिकेल है। विकल्प सी सही हो जाएगा। ट्रिटिकेल। वैज्ञानिकों ने एक जीएम, इसे गोल्डन राइस कहता है, या जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, आनुवांशिक परिवर्तित या प्रवर्धित। तो जो गोल्डन राइस है जिसे सुनहला चावल कहते हैं वो भी मानव द्वारा निर्मित है और इसे ट्रेटिकल कहते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो दोस्तों विकल्पों में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। विकल्प डी। इसके अलावा ये सब भी सिट्रस फल आते हैं और जितने भी सिट्रस फल होते हैं वो विटामिन सी के भरपूर पोषक होते हैं। विकल्प डी यहाँ आंवला सही हो जाएगा। तंबाकू की पत्तियों में होता है। दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन एक प्रकार का उत्तेजक तत्व है जिसके सेवन से शरीर में उत्तेजना आती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। भारत की प्रमुख धान्य फसल है। दोस्तों भारत की प्रमुख धान्य फसल आपकी चावल है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दोस्तों दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो दोस्तों विकल्पों में से सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन, उसके बाद आपका चना, फिर मटर और उसके बाद आपका अरहर आ जाता है।
तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है दोस्तों? सोयाबीन में है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, क्योंकि मटर के पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दोस्तों विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ये दोस्तों प्रश्न कई बार पूछा गया है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त की जाती है। विकल्प सी यहाँ छाल सही हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। विकल्प सी यहाँ विकल्प बी चीड़ से सही हो जाएगा। लिटमस प्राप्त होता है। जो लिटमस होता है दोस्तों वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जल का परिवहन पौधों में जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, वहीं भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो दोस्तों जो पौधे जल का प्रयोग करते हैं उस जल को केशिका जल कहते हैं, क्योंकि केशिका क्रिया द्वारा पौधे इन जल का उपयोग कर पाते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी केशिका जल सही हो जाएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। कुछ तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है और कुछ तत्वों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, लेकिन अगर सबको मिलाकर बोलें तो ये तत्व लगभग 16 तत्व हैं। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियां दोस्तों जो हरी होती हैं उनमें ये हरापन या इनमें पीलापन, हरापन की जगह पीलापन क्यों आता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम की कमी के कारण इनमें हरिमहीनता की कमी दिखाई देती है। विकल्प ए मैग्नीशियम सही हो जाएगा। वातपोत्सर्जन होता है सभी वायवीय भागों से। दोस्तों पौधों के जड़ों से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पत्तियों से भी, तनों से भी होता है, तो समस्त वृक्ष के हिस्सों से होता है, तो सभी वायवीय भागों से होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है? तो दोस्तों पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा जल का क्या मापा जाता है दोस्तों? जल का घनत्व मापा जाता है। विकल्प तो यहाँ पर विकल्प बी पोटोमीटर सही हो जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पूरे समूचे पेड़ में होती है। यहाँ पर विकल्प डी पूरा पौधा सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ये सभी सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और उपयोग करते हैं और वहीं ऑक्सीजन का विमोचन करते हैं। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों श्वसन मापक यंत्र रेस्पिरोमीटर कहलाता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पोटोमीटर द्वारा दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। विकल्प डी, यहाँ पर विकल्प बी रेस्पिरोमीटर सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों इसके बारे में आप जानते ही हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और वहीं का ऑक्सीजन का विमोचन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोन आपका इथिलीन है। इथिलीन के द्वारा फलों को कृत्रिम तरीके से पकाया जाता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, सोडियम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आपके जल से आती है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है दोस्तों ऑक्जेनोमीटर कहलाती है। ऑक्जेनोमीटर द्वारा पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। पोटोमीटर द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। रेस्पिरोमीटर द्वारा श्वसन की दर मापी जाती है और ऑक्जेनोमीटर द्वारा पौधे की वृद्धि दर मापी जाती है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो दोस्तों पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होती है। पादपों में फफूंद लग जाती है जिससे उनका क्षय होने लगता है। विकल्प बी सही हो जाएगा, फफूंदी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन ऐसा है जो बौने पौधे को लंबा कर देता है और फूल बनने में मदद करता है। विकल्प सी यहाँ जिब्रेलिन सही हो जाएगा। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो दोस्तों छुई मुई की पत्ती में कंपानुकुंचन के द्वारा गति होती है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों खैरा रोग धान की फसल से संबंधित है। खैरा रोग धान में जस्ते की कमी से होता है। विकल्प ए धान सही हो जाएगा।
खैरा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। चाय में लाल रस्ट रोग, जिसे रेड रस्ट डिजीज कहा जाता है, किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये हरे शैवाल के कारण होता है। विकल्प सी हरे शैवाल सही हो जाएगा। नींबू का कैकर रोग, तो दोस्तों यहाँ पर नींबू का कैकर रोग किससे होता है या किसके कारण होता है? तो यहाँ पर विकल्प ए जीवाणु सही हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैकर रोग किस फल से किस से संबंधित है? तो वहां पर नींबू आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जीवाणु, कैकर रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। मिलीबग, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों मिलीबग सरसों से संबंधित है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों केसी मेहता वैज्ञानिक है जिन्होंने गेहूं के रस्ट रोग पर काफी अध्ययन किया। विकल्प ए सही हो जाएगा, केसी मेहता। अग्नि रजा रोग, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग दोस्तों सेब से संबंधित है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। सिट्रस कैकर है, सिट्रस कैकर रोग दोस्तों नींबू का एक प्रकार का रोग है। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है? तो दोस्तों ब्लैक हार्ट जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। विकल्प ए यहां सही हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो दोस्तों ये खाद्य पदार्थ का परिवहन हम बता चुके हैं कि फ्लोएम के द्वारा होता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, फ्लोएम। वहीं जल जाइलम के द्वारा परिवहित होता है। विकल्प ए इज करेक्ट। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी जाइलम फिर से सही हो जाएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है आनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स। विकल्प ए यहाँ आनुवंशिकी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों आनुवंशिकी का पिता मेंडल महोदय को कहा जाता है, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का प्रतिपादन जोहानसन महोदय ने किया था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, जोहानसन महोदय। वहीं जेनेटिक्स के पिता या आनुवंशिकी के पिता मेंडल महोदय हैं। जीन बने होते हैं, तो दोस्तों जीन डीएनए से बने होते हैं, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना महोदय ने किया था। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो दोस्तों वाटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो दोस्तों आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के कारण होता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, क्रोमोसोम। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो दोस्तों सेल नाम रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम दिया था। विकल्प बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक।
कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, राइबोसोम। तो दोस्तों आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों 80% से अधिक सेल में या कोशिका में जल पाया जाता है। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा, जल। तो दोस्तों आज के सेशन में 70 प्रश्नों को शामिल किया गया था और ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में एक बार नहीं, ये बार बार पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।